मेरे स्टूडेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और वो विषय है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। जहाँ तक राष्ट्रीय आय का प्रश्न है, ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का एक बहुपक्षीय तरीका है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ते हुए अवस्था में है तो ये इस बात को इंगित करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है और अर्थव्यवस्था के जितने उपांग हैं वो सभी के सभी मजबूत हैं। यदि इस राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रहा है तो ये समझा जाता है कि समावेशी विकास हो रहा है। तो हमारे लिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन न सिर्फ एक भारतीय अर्थव्यवस्था के एक विषय के रूप में है, बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था के मिजाज को जानने के लिए राष्ट्रीय आय को समझें और जानें, ताकि हम एक जागरूक नागरिक बन सकें। और उसी परिवेश में हम आज की क्लास को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय है क्या, नेशनल इनकम कहते किसको। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर खोजना हो कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसको एक सामान्य भाषा में अगर ये एक प्रश्न आपके सामने रखा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसका सामान्य सा उत्तर जो होगा, जो आंसर होगा, वो ये होगा कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर उत्पादन यानी प्रोडक्शन एवं सेवा का, सर्विसेज का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो ये एक राष्ट्रीय आय को हम लोग परिभाषित किसी वर्ष में अच्छा किसी में एक वित्तीय वर्ष में किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में किसी देश में एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। एक बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है कि कोई भी कंट्री, पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय आय यदि किसी का होगा तो किसी देश का होगा, और देश का जहां तक प्रश्न है तो देश की सटीक परिभाषा एक राष्ट्र के रूप में दी जाती है जो संप्रभु हो, जो सोवरेन हो, किसी के अधीन नहीं हो। तभी हम उसके राष्ट्रीय आय की परिकल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कोई गुलाम देश है तो उसका कोई राष्ट्रीय आय का कल्पना नहीं, क्योंकि जिसने गुलाम बनाया है उसकी राष्ट्रीय आय में उसकी आय शामिल मानी जाएगी। तो यदि किसी राष्ट्र या देश की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो संप्रभु हो। पहला शर्त तो ये हुआ। दूसरी बात ये कि साहब एक वित्तीय वर्ष होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने का हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, 2 महीना के निकालेंगे, 10 साल का निकालेंगे, नहीं। एक स्टैंडर्ड जो पीरियड है वो कितना है, एक वित्तीय वर्ष। और हर देश का अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है। कहीं जनवरी से ही शुरू हो जाता है,
हमारे देश में जो है मार्च से शुरू होता है, कहीं जुलाई से शुरू होता है। तो जिस देश का जो वित्तीय वर्ष हो उस एक वित्तीय वर्ष के अधीन किस चीज का, तो हमने लिखा है कि उत्पादन, प्रोडक्शंस और सेवा। तो प्रोडक्शंस का अर्थ यह होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी उत्पादन हो सकता है और द्वितीयक क्षेत्र में भी उत्पादन हो सकता है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कृषि हो गया, कृषि से जुड़े हुए जितने उसके अंग हैं, जैसे मत्स्यन है, जैसे अंडा पालन है, जैसे मुर्गी पालन है, जैसे सुअर पालन है, जैसे मधुमक्खी पालन है, या फिर खनन है। खनन भी प्राइमरी सेक्शंस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी आता है, ठीक है, जो माइनिंग जिसको बोलते हैं, जो जमीन से, माने जमीन से कोई भी चीज उत्पादित होता हो, या दूसरे शब्दों में आरंभिक रूप से जिसका उत्पादन जो होता हो, तो ये सभी के सभी प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। तो इसकी बात की जा रही है। द्वितीय उत्पाद भी या द्वितीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या, जैसे विनिर्माण और निर्माण। निर्माण का मतलब ये हुआ कि कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। और विनिर्माण का अर्थ क्या हुआ कि इसके आधार पर हम दूसरे प्रयोग करने वाली वस्तु, उपभोक्ता वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये सभी की सभी प्राथमिक और द्वितीय दोनों चीजें जो हैं वो उत्पादन के अंतर्गत आएंगी। क्लियर। अब उसके बाद अगला है सेवा, सर्विसेज। तो सर्विस के माध्यम से भी उत्पादन होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर जो है किसी मरीज का इलाज करता है, तो उस डॉक्टर की भी आय होती है उसके इलाज करने से। कोई वकील किसी का केस लड़ता है तो उसकी भी आय होती है। कोई ड्राइवर अपने बस के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है, तो ये भी, इसमें भी उसकी आय होती है। कोई कम्युनिकेशन कंपनी जो है वो आपको टेलीकॉम की सर्विसेज देती है, जिससे पैसा लेती है वो, तो वो भी आय है। तो ऐसा चीज जो भौतिक नहीं हो बल्कि सेवा के रूप में हो, तो उससे भी आय होती है और उसका भी मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां जो है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, जो सबसे लास्ट वाला हो, तो उसको काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे, और बाकी जो मध्यवर्ती जो है, जो बीच वाला मौद्रिक मूल्य है, उसको इसमें हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। समझा रहे हैं, घबराइए नहीं। ये तो एक परिभाषा के रूप में हमने ये दिया है। तो इसमें जितने शब्द आए हैं उन सभी शब्दों को फिर अलग से एग्जाम्पल दे करके आपके सामने रखेंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से आपने देखा कि किसी भी देश में एक ही वित्तीय वर्ष में उसके उत्पादन और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, वो मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें, इस राष्ट्रीय आय के निर्धारण में जो अंतिम उत्पाद शब्द है, अंतिम उत्पाद, और इस अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य की बात हो रही है। तो अंतिम उत्पाद का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उपभोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु मतलब जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझने का प्रयास किया जाए तो हम गेहूं को लेते हैं। किसको? गेहूं, यानी व्हीट को। इसका गेहूं का दो रूप आप लीजिए। ठीक है, दो रूप में एक
आटा का और दूसरा ब्रेड का। ठीक है, आटा भी गेहूं से बना और ब्रेड भी गेहूं से बना। ठीक है, तो ये जो आटा है, मान लीजिए किसी का 100 किलोग्राम जो है किसी किसान ने आटा का उत्पादन किया। ठीक है, और इस 100 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम जो है वो ब्रेड वाले को दे दिया। किसको दे दिया? ब्रेड वाले को। और बाकी इसमें से 50 किलोग्राम जो है वो बेचा। तो उत्पादन इसने 100 किलोग्राम किया। उत्पादन इसने 100 किलोग्राम किया, लेकिन बेचा किसने? कितना आटा इसने? तो 50 किलोग्राम। यानी आटा के रूप में डायरेक्ट उपभोग कितना हुआ? 50 किलोग्राम। 100 किलोग्राम उपभोग नहीं हुआ। तो ये जो 50 किलोग्राम उपभोग हुआ आटा के रूप में, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। ठीक है, और ये ब्रेड के रूप में जो ये है 50 किलोग्राम, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां 100 किलो आटा जिसने बेचा तो 100 किलो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, बल्कि 100 किलो आटा बेचने का उसका तरीका क्या हुआ कि 50 किलो आटा डायरेक्ट उपभोक्ता को दिया और 50 किलो आटा जो है निर्माता को दिया उसने। तो जो 50 किलो आटा ये निर्माता को दिया, ये वाला, ये मध्यवर्ती वस्तु है। ये 50 किलो आटा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। ये उपभोग वस्तु नहीं है, और मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ में आई? मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए किसी किसान ने या किसी चक्की वाले ने आटा पीसा 100 किलो, तो 100 किलो में से वो बेच रहा है 50 किलो वो डायरेक्ट उपभोक्ता को दिया और 50 किलो जो है वो ब्रेड बनाने वाले को दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर दोहराव होने की आशंका है कि 100 किलो आटा को अगर राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे तो इसका 50 किलो आटा का भाग ऐसा है जो ब्रेड के रूप में बिकेगा, और ब्रेड के रूप में जो बिकेगा तो फिर 50 किलो का दोहराव हो जाएगा आटे का। तो ब्रेड का जो मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा अंतिम रूप से, अंतिम उपभोक्ता के रूप में, और ये 50 किलो मूल्य उसी में शामिल होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि आटा हम प्रति किलो जो है वो 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो ब्रेड जो बनाएगा वो 100 रुपये किलो बेचेगा। तो जो 100 रुपये किलो ब्रेड बेचेगा उसमें 50 रुपया इंक्लूड होगा जो उसने आटे पे व्यय किया है। संक्षेप में ये समझिए कि मध्यवर्ती वस्तु को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से एक और है सेकंड हैंड वस्तु। क्या चीज? सेकंड हैंड वस्तु। तो सेकंड हैंड वस्तु भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस वर्ष ये बना था और जिस वर्ष से इसका उपभोग किया जाने लगा था उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में ये शामिल हो गया। तो यदि हम, हाँ बोलिए, तो यदि हम नहीं लगा दीजिए वो आएगा, आ जाएगा। हाँ ऐसे। तो यदि हम राष्ट्रीय आय में जो है
वो सेकंड हैंड वस्तु को शामिल कर लेते हैं तो ये दोहराव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पिछले वर्ष हमने उसको शामिल कर लिया था और फिर इस वर्ष भी शामिल कर लेंगे, तो ये राष्ट्रीय आय में दोहराव हो जाएगा। लेकिन इसमें दो परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिन परिस्थितियों में सेकंड हैंड की आय राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती है। जैसे सेकंड हैंड बेचवाने के लिए जो कमीशन एजेंट है, मान लिया जाए किसी ने कमीशन लेकर के बेचना शुरू किया, तो कमीशन एजेंट का सेकंड हैंड के बिक्री में जो आय होगी वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। क्लियर? दूसरा, अगर कोई सरकार विदेश से सेकंड हैंड वस्तु खरीद करके ला रही है तो वो वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, क्योंकि वहां उस देश के लिए वो सेकंड हैंड वस्तु है। जिस देश में आ रही है, जिसने खरीदा, उस देश के लिए सेकंड हैंड वस्तु नहीं। क्लियर? अब देखिए, एक और चीज आपको समझना है, और वो ये कि सेवा में, ठीक है, सेवा में महरीन का आप लीजिए। महरीन का मतलब होता है नौकरानी। तो अगर कोई महरीन, कोई नौकरानी किसी घर में जाकर करके झाड़ू पोछा कर रही है, काम कर रही है, बदले में उसको सैलरी मिल रहा है, तो महरीन का ये काम जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन वही महरीन जहां सेवा करने जा रही है और उसके मालिक से विवाह कर लेती है और तब झाड़ू पोछा लगाती है, खाना बनाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। चाहे उसका पति जो है उसको उतना ही पैसा दे जितना जो है वो महरीन के रूप में वो प्राप्त करती थी, क्योंकि अब वो पत्नी बन गई है। अब उसकी आय उस घर से बाहर नहीं जाएगी, वो वहीं रह जाएगी। तो एक ये है। दूसरा, आप एक एग्जाम्पल और लीजिए। सब प्रश्न आता है, जैसे नर्स का एग्जाम्पल लीजिए। किसका? नर्स का। ठीक है। तो नर्स की जो सेवा है, जो सर्विसेज है, अगर नर्स हॉस्पिटल में सेवा देती है, सर्विस देती है, तो नर्स की आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। लेकिन वही नर्स अपने पति की या अपने बेटा का या अपने बेटी के बीमार पड़ने पर सेवा करती है, तो फिर उसका सेवा जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन जाकर घर पर पढ़ाता है, तो उसकी आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। लेकिन वही अपने बच्चे को अगर पढ़ाता है तो उसकी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो तय हुआ कि मध्यवर्ती वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, महरीन की सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। इसके बाद सेकंड हैंड वस्तु के सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। शिक्षक का सेकंड हैंड वस्तु का नहीं होगा। महरीन का अगर कर लेती है शादी तो नहीं होगा। नर्स अगर अपने बच्चों की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, तो शामिल नहीं होगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको राष्ट्रीय आय के परिवेश में समझना है और जानना है, और बहुत प्रश्न आते हैं इस पर। क्लियर? अब देखिए, एक दूसरा टॉपिक इसमें इंक्लूड करना है कि भारतीय कंटेक्स्ट में, भारतीय परिवेश में अगर देखें तो राष्ट्रीय आय का मापन के बारे में क्या जानकारी है हम लोग के पास। तो राष्ट्रीय आय के मापन का आरंभ, यानी कब से शुरुआत हुआ, इस पे से भी प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो आता है प्रोफेसर VKRV राव।
प्रोफेसर VKRV राव। और तीसरा जो नाम आता है वो राष्ट्रीय आय समिति का, राष्ट्रीय आय समिति। ये राष्ट्रीय आय समिति 1949 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस। और सदस्य जो थे वो VKRV राव थे, यहां संक्षेप में लिख दे रहे हैं। और दूसरा नाम जो था गाडगिल का था, DR गाडगिल। इसके अलावा सदस्य में विदेशी भी थे। ये तो देश के थे, कुछ विदेशी को भी आमंत्रित किया गया था। और जो विदेशी आमंत्रित थे उनमें कुजनेत्स शामिल था। ठीक है। और एक और नाम लिख लीजिए जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहां पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये कुल 4 बातें आपको इसमें, माने राष्ट्रीय आय के गणना के परिवेश में जब हम बातें करते हैं तो 4 बात आपको जाननी पड़ेगी कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कब से प्रारंभ हुआ। भारत के परिवेश में बात करने से पूर्व ये जाने हम लोग कि वैश्विक स्तर पर जो राष्ट्रीय आय के गणना की विचारधारा है वो आधुनिक विचारधारा है। विश्व स्तर पर भी प्रत्येक देश का जो राष्ट्रीय आय के गणना का जो शुरुआत हुआ वो 20वीं शताब्दी के देन। ऐसा नहीं था कि हर देश में प्राचीन काल से राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता था। लेखकों के द्वारा किसी राजा का, किसी देश का प्राचीन काल या मध्यकाल में आय कह दिया जाता था तो एक अनुमानित होता था। एग्जैक्ट आंकड़े एकत्र कर करके वो आय नहीं दर्शाया जाता था। बजाते तरफे जोड़ घटाव करके, आंकड़े एकत्र करके राष्ट्रीय आय की गणना 20वीं शताब्दी की देन है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय का गणना करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ वो परतंत्रता के बेला में हुआ, यानी जब देश गुलाम था। और देश जिस समय गुलाम था उस समय राष्ट्रीय आय के गणना का प्रयास भारतीयों द्वारा शुरू इसलिए किया गया कि वो ये बताए कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो शोषण के कारण कितना गिर गया है। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय आय को बताने का काम किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश समर्थक कहा जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जो काम किया है वो वास्तव में ब्रिटेन के विरुद्ध में काम किया। 1867-68 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय को गिनने का प्रयास किया गया। हालांकि ये सरकारी महकमों में इनकी उतनी पहुंच नहीं थी, जितनी पहुंच थी उसके आधार पर जो इन्होंने विवरण तैयार किया उसमें बताया कि इस राष्ट्रीय आय से भारत में प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय मात्र 17 रुपया है।
उसी से देश के दयनीय स्थिति का पता, या दूसरे शब्दों में कहिए कि अंग्रेजों के शोषण का पता चलता है। क्लियर? उसके बाद फिर महादेव गोविंद रानडे ने भी राष्ट्रीय आय के बारे में आंकड़े जारी किए। उसके बाद फिर इंडिया टुडे नामक एक पुस्तक लिखी गई, उसके लेखक ने भी राष्ट्रीय आय के बारे में आंकड़े दिए, लेकिन ये जितने आंकड़े थे वो प्रमाणिक नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे। पहली बार जो वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो 1931-32 ईस्वी में प्रोफेसर V.K.R. राव द्वारा, जिस पर विश्वास किया जा सकता था कि हाँ ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। उसमें भी बहुत भयावह स्थिति भारत की दिखाई गई, और जो राष्ट्रीय आय था उससे निकला हुआ प्रति व्यक्ति आय काफी कम था। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश आजाद हो गया तो सबसे पहला काम यह किया गया कि जाना जाए कि देश का राष्ट्रीय आय कितना है, ताकि अर्थव्यवस्था में कुछ निर्णय लिया जा सके। उसके लिए 1949 में पीसी महालनोबिस, ये अपने देश के उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इनके पूरे जीवन के बारे में विवरण आपको एनसीईआरटी का जो 11th का बुक है उसमें मिलेगा, बॉक्स में बना हुआ है, उससे पढ़ लीजिएगा। उस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, विषयांतर हो जाएगा अगर इनके बारे में हम बताएंगे तो, क्योंकि उद्देश्य हमारा क्या है, सिर्फ नेशनल इनकम को इलोबरेट करना। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति, सॉरी यहाँ पर होगा राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके 2 मेंबर थे भारतीय, एक V.K.R. राव जो उन्होंने 31-32 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और दूसरा V.R. गाडगिल। इसके अलावा एक विदेशी कुजनेत से को भी इसमें शामिल किया गया था। आप अगर गौर से देखिए राष्ट्रीय आय समिति का, तो ये सब जो सदस्य थे वास्तव में महालनोबिस के विचारधारा के विपरीत थे, लेकिन महालनोबिस ने जानबूझकर इन लोगों को शामिल किया राष्ट्रीय आय समिति में, ताकि एक ऐसा विचारधारा उभर करके सामने आए जिसका कोई आलोचक नहीं हो, यानी देश के लिए काफी हितकर हो। और इसके माध्यम से जो है वो देश का पहली बार राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया गया। और ये जो समय था वो 1848 से 51 की अवधि के लिए, कब 1838 से, सॉरी 38 नहीं, 1848 से, सॉरी 1948 होगा, 1948 से 1948 से 51 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय जो है निकाला। और उसके बाद इसने संस्तुति कर दी। किसने? इस राष्ट्रीय आय समिति ने एक रिकमेंडेशन किया, और वो रिकमेंडेशन ये था कि एक संगठन का निर्माण किया जाए। किसका? और वही प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करे या निर्धारण करे। और इस संस्तुति के अनुसार जो है वो 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में, ठीक है। ये सब आता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वर्तमान समय में जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका नामकरण अब परिवर्तित कर गया है, ये आपको ध्यान देने वाला बात है। और वो नाम क्या चेंज किया है कि केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कार्यालय हो गया। संगठन के जगह पर क्या हो गया है? कार्यालय। लेकिन एब्रिविएशंस में दोनों CSO लिखाता है। क्या है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये ओ वहां क्या था? ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में था। यहाँ वो क्या है? ऑफिस के रूप में। तक कहलाता है CSO हुई, लेकिन ओ का मीनिंग अब चेंज कर गया है।
अब ये प्रति वर्ष एक वित्तीय वर्ष के लिए देश का जो है राष्ट्रीय आय इसके द्वारा तय किया जाता है। एनी कंफ्यूजन्स? आगे बढ़े। अब देखिए साहब, अगला चीज जो हमें इससे जुड़ी हुई बातें बतानी है वो है आधार वर्ष। क्या चीज? आधार वर्ष यानी बेस ईयर। राष्ट्रीय आय के निर्धारण के क्रम में हम लोग बेस ईयर या आधार वर्ष का निर्धारण करते हैं। बेस ईयर या आधार वर्ष का निर्धारण किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के मापन के लिए। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु। मापन हेतु। अब देखिए साहब, राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष क्यों जरूरी है? इसको अगर समझना है तो दो शब्द आपको समझना होगा, और ये के चालू कीमतों पर, चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। मतलब राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण हो सकता है वो कैसे हो सकता है? एक तो चालू कीमत पर हो सकता है और दूसरा स्थिर कीमत पर। थोड़ा इसको समझ लीजिए, तब आगे बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। राष्ट्रीय आय का मापन। तो राष्ट्रीय आय का मापन दो तरीके से किया जा सकता है, एक चालू कीमत पर, एक स्थिर कीमत पर। तो इसको उदाहरण के जरिए जैसे हम समझते हैं कि मान लिया जाए 1984 में किसी किसान ने, या देश का मान लीजिए कि देश में 100 किलोग्राम गेहूं जो है वो उगा या प्राप्त हुआ। 1984 में 100 किलोग्राम जो गेहूं प्राप्त हुआ, तो आप 50 रुपये या 25 रुपये किलो के हिसाब से अगर देखिए तो कितना इसका मूल्य होगा? 100 किलोग्राम का 25 रुपये के हिसाब से कितना मूल्य होगा? 4 किलो होगा। 4 किलो 25 रुपए के हिसाब से 25 रुपये एक किलो, 100 किलोग्राम 2500 रुपया होगा ना? अच्छा ऐसे। तब तो इसका मूल्य कितना होगा? 2500 रुपया। ठीक है। अब देखिए कि 1994 में आप ले लीजिए तो उत्पादन 100 किलोग्राम ही हुआ। उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ, 100 ही किलोग्राम हुआ, लेकिन अब उसका मूल्य बढ़ करके 50 रुपये किलो हो गया। तो अब इसमें इससे पैसा कितना मिलेगा? 5000 रुपया। तो यहां पर देखिए कि मात्रा तो समान है, यानी राष्ट्रीय आय में मात्रा के हिसाब से जो है वो वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मूल्य के हिसाब से वृद्धि हो गई। मूल्य के हिसाब से वृद्धि हो गई। तो मूल्य के हिसाब से जो वृद्धि हुई वो क्यों हुई? तो मुद्रास्फीति के कारण हुई, इन्फ्लेशन के कारण हुई। यही ना कारण है। माने मुद्रा का मूल्य जो है वो घट गया, इसके कारण से वृद्धि हुई है। तो अगर हम मूल्य के, अभी अब बताया कि मौद्रिक मूल्य के हिसाब से राष्ट्रीय आय निर्धारित किया जाता है, वस्तु के हिसाब से नहीं निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक बात आती है कि मुद्रा के हिसाब से ही राष्ट्रीय आय का निर्धारण क्यों? तो इसका छोटा सा जवाब यह है कि हर वस्तु के मापन का जो मात्रक है वो एक नहीं है। जैसे हम लोग सेवा क्षेत्र में बस चला रहे हैं तो उसका मात्रक के किलोमीटर है,
गेहूं है तो उसका किलोग्राम है, यह जो तरल पदार्थ है उसका लीटर है। तो सभी के तो मात्रक अलग अलग हैं, तो मात्रक को जोड़ करके हम कोई परिणाम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना होता है तो मजबूरी है कि हम उसका मौद्रिक मूल्य निकालें। अब मौद्रिक मूल्य जब निकाल रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि उत्पादन तो एक ही है 100 किलोग्राम, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण जो है वो वैल्यू में अंतर आ जा रहा है। तो ये तो वास्तविक उत्पादन की वृद्धि नहीं हुई, ये तो मुद्रास्फीति के कारण हमको मौद्रिक वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यदि दोनों वर्ष मुद्रा का मूल्य समान है तब तो हम अपने राष्ट्रीय आय की वृद्धि या कमी का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मुद्रा का मूल्य समान नहीं है, मुद्रा के मूल्यों में मुद्रास्फीति का प्रभाव है, तो ऐसी परिस्थिति में हम 2 वर्ष या अनेक वर्षों का राष्ट्रीय आय के आधार पर तुलना करके देश के विकास का निर्धारण नहीं कर सकते। तब इसका समाधान क्या है? तो इस मुद्रास्फीति का समाधान ये है कि आधार वर्ष हम चुन लेते हैं मुद्रा राष्ट्रीय आय के मापन के लिए। अभी तक कुल 6 आधार वर्ष जो है हमारे पास है। जब से देश आजाद हुआ है तब से 6 आधार वर्ष का निर्धारण सरकार के द्वारा किया गया है। और वो जो आधार वर्ष है, सबसे पहला निर्धारण हुआ था 1960-61, उसके बाद था 70-71, उसके बाद था 80-81, उसके बाद था 93-94, उसके बाद था 1999-2000, और अभी वर्तमान समय में चल रहा है 2004 और 2005। मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में यदि हमको राष्ट्रीय आय नापना होगा तो अभी जो मुद्रा का मूल्य है उसके हिसाब से नहीं नापते हैं। 2004 और 5 में जो मुद्रा का मूल्य था उसी मुद्रा के मूल्य से पूर्व के काल का भी राष्ट्रीय आय नापा जाता है और उसके बाद के काल का भी राष्ट्रीय आय नापा जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी राष्ट्रीय आय नापा जाएगा। तो मनी वैल्यू चूंकि एक है, इसलिए हमको संपूर्ण विकास का पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। क्लियर? तो मुद्रास्फीति के झमेले से समाप्त करने के लिए जो है वो हम आधार वर्ष का चयन करते हैं। क्लियर? तो ये राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ मूलभूत बातें थी जो आज के क्लास में हमने किया। और अगर बढ़ेंगे इसमें तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आज 40-45 मिनट का क्लास में इतना ही रहने दीजिए, और फिर कल के क्लास में हम लोग जो है वो इसके बचे हुए जो खंड है, क्योंकि राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई बहुत सारी शब्दावली और पदावली है, तो उसको हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।